नमस्कार साथियों, शिखर के YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। जो श्रृंखला हमारी चली आ रही थी उस श्रृंखला में मैं फिर आपके बीच हूँ। 20-25 प्रश्नों की जो हमारी श्रृंखला है, जो हमने लेक्चरर स्क्रीनिंग को देखते हुए, लोअर पीसीएस को देखते हुए और आने वाले पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को देखते हुए ये जो श्रृंखला चलाई है, उसमें आज जीएस की श्रृंखला में मैं आपके साथ 20 से 25 प्रश्नों के लेकर आया हूँ। आज जो प्रश्न होंगे वो ज्योग्राफी, भूगोल से संबंधित होंगे और इतिहास से संबंधित होंगे। आधुनिक भारत से संबंधित होंगे, मध्यकालीन भारत के भी कुछ प्रश्न होंगे और भारत के भूगोल के, ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी हो गया या वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन होंगे। आपके साथ निरंतर हम बने रहेंगे। कभी उत्तराखंड की सीरीज आएगी, कभी जीएस की सीरीज आएगी, कभी रीजनिंग की सीरीज आएगी, कभी हिंदी की सीरीज आएगी। मैं जीएस की सीरीज को लेकर आपके बीच आ गया हूँ। चलिए, पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, आपने सुना होगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है वो 1999-2000 के आसपास शुरू की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने। इसने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये शुरू की थी और लगभग ये 4 बड़े शहरों को जोड़ने का काम करती है और इसकी जो लंबाई है इस रोड की लगभग 5846 किलोमीटर है। 5846 किलोमीटर ये लंबी परियोजना है। आपने बताना है कि किस किस शहरों को ये जोड़ती है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, बेंगलुरु, कन्याकुमारी। तीसरा है श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता। और चौथा है पोरबंदर, बेंगलुरु, कोलकाता, कानपुर। आपने बताना है कि ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ये किन बड़े शहरों को जोड़ती है, जरा बताइए। 4 बड़े महानगरों को या कह लीजिए 4 बड़े शहरों को जोड़ती है। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और कोलकाता हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है वो 1999-2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई। इसकी जो दूरी, मतलब इस रोड का जो लंबाई है 5846 किलोमीटर है और ये 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न है कि निम्न बंदरगाहों पर विचार कीजिए। निम्न बंदरगाहों पर विचार करना है आपने। चेन्नई, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, तूतीकोरिन। इन बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण, आप अगर लोकेशन देखेंगे इनकी तो आपको पता लगेगा। उत्तर से दक्षिण का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर आपने इनको देखना है। तो चेन्नई, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, तूतीकोरिन और इन बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर आपने लगाना है। ऑप्शन क्या होगा? 1 2 4 3, 2 1 3 4, 1 3 2 4 या 2 1 4 3। बताओ। आपको पता है कि मछलीपट्टनम कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में ना। तो यहां पर मछलीपट्टनम की लोकेशन है, फिर चेन्नई की लोकेशन है, फिर नागपट्टनम है और फिर तूतीकोरिन है। तो ये जो 3 जो बंदरगाह है ये पड़ते हैं तमिलनाडु में। कहां पड़ते हैं? तमिलनाडु में। हो गई बात, ये तमिलनाडु में पड़ते हैं। जो कि मछलीपट्टनम कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में। हो गई बात। तो इनकी लोकेशन ये हो गई, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इनकी लोकेशन ये हो गई, लगभग यही इनकी लोकेशन है। सबसे ऊपर आएगा मछलीपट्टनम, फिर आएगा चेन्नई, फिर आएगा नागपट्टनम और फिर आएगा तूतीकोरिन। तो आपने देखना है कि कौन से ऑप्शन में ये है, बताइए जरा। पहले आएगा ये 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 4। ऑप्शन 2 1 3 4, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर हो गई बात। आपको पता है कि मछलीपट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, बाकी सब तमिलनाडु में। पहले चेन्नई आएगा, फिर आएगा नागपट्टनम और फिर आएगा तूतीकोरिन। ठीक है, ये इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 कह रही है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लेके आती है? इटली में रक्त की वर्षा लेके आती है। आपको पता है
कि अगर हम लोकेशन बनाए तो यहाँ पर यूरोप है, यूरोप की बात ही कर रहा है, और इसके नीचे अफ्रीका है। यहाँ पर क्या है? अफ्रीका है, और यहाँ पे भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। अब आपको पता है कि तिमून, सामून, सिराको या सामल, तो इसके पीछे एक कहानी है कि अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है, इस सहारा मरुस्थल से जो रेत है, लाल कलर की जो रेत है या ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की जो रेत है, वो हवा के साथ उड़कर फिर भूमध्य सागर के ऐसे ये हवा चलती है, ये हवा चलती है ऐसे, और फिर भूमध्य सागर से अपने साथ वाष्प को, सागर की जो वाष्प होती है उसको अपने साथ उड़ा के और फिर यहाँ पे बारिश कर देती है। तब जब बारिश करती है तो बारिश के साथ जो रेत सारा मरुस्थल से हवा के साथ जो उड़ी है, बाद में भूमध्य सागर से वाष्पीकृत होते हुए बादल बनके जब बरसती है यूरोप के इटली में, तो होता क्या है, वहां पर ये रेत फिर जमीन में बारिश के साथ आ जाती है, और फिर वो बारिश जहां पे गिरती है, जो जहां पे बारिश होती है वहां पे पूरा जो ब्राउन कलर की जो रेत है वो रेती रेत हो जाती है, लाल कलर की रेत या डार्क ब्राउन कलर की रेत, उसको ले बोलते हैं कि ये रक्त वर्षा है। तो ये रक्त वर्षा कौन सी स्थानीय पवन लेके आती है, आपने बताना है। तिमून, सामुन, सिराको या सामल, बताइए जरा, जल्दी बताओ कौन सी है? सिराको। वेरी गुड, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिराको वर्षा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे होता है। चलिए अगला प्रश्न देखो। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी बताना है आपने, है ना? तो ब्यास, गोमल, चेनाब या सतलज, आपने बताना है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। जरा बताइए, आसान प्रश्न है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसमें। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी पूछ रहा है तो सबसे बड़ी सहायक नदी होगी चेनाब, और अगर दूसरी पूछता तो दूसरी कौन सी है? सतलज। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब, और दूसरी कौन सी है? सतलज। क्लियर होगी बात? अगला प्रश्न देखो जरा, है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? रावी पर है, दुलहस्ती परियोजना पूछ रहा है ना, किस नदी पर है? रावी पर है, झेलम पर है, चिनाब पर है कि गंगा पर है? जरा बताइए दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? पहले तो ये बताओ कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, बताओ, और किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है ना। किस नदी पर है? चेनाब। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है, और कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। क्लियर हो गई बात? पांचवें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखो, भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र, भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, कोयम्बटूर, हरियाणा या गुजरात? अगर ये पूछता कि तकनीकी संस्थान कहां है, तो भारतीय गन्ना तकनीकी संस्थान, गन्ना तकनीकी संस्थान, तो तकनीकी संस्थान कहां है? कानपुर में। कहां है? कानपुर। लेकिन ये पूछा है प्रजनन केंद्र, जरा बताओ प्रजनन केंद्र कहां पर है? अगर ये पूछता है कि अनुसंधान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान पूछता तो अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में। लखनऊ में। क्लियर हो गई बात? अगर ये पूछता कि तकनीकी संस्थान कहां है, तो इसका सही आंसर क्या होता? कानपुर। अगर ये पूछता कि अनुसंधान संस्थान कहां है, तब इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। लेकिन ये पूछता है कि प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ जरा, इसका सही आंसर क्या होगा? कोयम्बटूर। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है इसका सही आंसर? कोयम्बटूर में है। क्या है? प्रजनन संस्थान। इनको भी याद रखना भाई है। अगर वो तकनीकी संस्थान पूछेगा तो कानपुर में है, और अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो लखनऊ में है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है, इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है, ये भारत की सबसे बड़ी नहर है, भारत की सबसे बड़ी नहर है याद रखना, सबसे बड़ी नहर। ठीक है, सबसे बड़ी नहर है ये इंदिरा गांधी जो नहर है वो सबसे बड़ी नहर है। ये निकाली जाती है भाखड़ा नागल बांध से, हरिके बैराज से, पोंग बांध से या उकाई बांध से? जरा बताओ जरा,
जल्दी बताओ। भारत की सबसे बड़ी नहर है ये, सबसे लंबी नहर, सॉरी सबसे बड़ी मैंने लिखा, सबसे लंबी है, इसको आप लिख सकते हो सबसे लंबी, ठीक है, सबसे बड़ी नहीं सबसे लंबी ना, 650 लगभग लगभग 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर की सबसे लंबी नहर है। बताओ कहां से निकाली जाती, ठीक है, बताओ। ब्यास और सतलज पर, ब्यास, ब्यास प्लस सतलज, सतलज के संगम पर ये हरि के बैराज है, और यहां से पंजाब से जाएगी ये कहां तक, राजस्थान, कहां तक, राजस्थान तक, ठीक है। ब्यास और सतलज नदी के संगम पर हरि के बैराज है, यहां से ये इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, और ये कहां से, पंजाब से लेकर राजस्थान तक है, कहां तक है, पंजाब से लेकर राजस्थान तक, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा हरि के बैराज, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो जरा, प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय झांसी में विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व आपने सुना होगा, झांसी की रानी मनुबाई ने किया, या इसका नाम मणिकर्णिका भी है, इसका नाम छबीली भी है, और झांसी की रानी भी इसको बोलते हैं, 4 नाम है, एक तो छबीली है, एक मणिकर्णिका है, एक मनुबाई है, और एक झांसी की रानी है। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो गंगाधर राव की विधवा थी, गंगाधर राव मर गए थे, गंगाधर राव झांसी के राजा थे, तो उनके मरने के बाद झांसी का साम्राज्य वो लक्ष्मीबाई के हाथों में आ गया था, उनकी कोई संतान नहीं थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार चाह रही थी कि झांसी का विलय किसमें किया जाए, ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया जाए। तभी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, एक बच्चे को गोद ले लिया जिसका नाम दामोदर राव है, और दामोदर राव दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था, इसलिए कंपनी ने उसको उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था। तो झांसी में जब 1857 की क्रांति हुई तो झांसी में नेतृत्व किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति। लेकिन ये नेतृत्व नहीं पूछ रहा है, दमन पूछ रहा है, तो दमन किसने किया, ह्यूरोज ने, कैंपबेल ने, कर्नल ली ने, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ह्यूरोज ने। ह्यूरोज लिखता भी है ग्वालियर, ग्वालियर में समाधि है किसकी, समाधि, किसकी समाधि, रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी वो तो लक्ष्मीबाई की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी थी। आपने सुना होगा एनसीईआरटी किताबों में, अभी भी हमारी स्कूल में मैंने पढ़ा था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की, सुना होगा तुमने। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। समझ में आई बात। तो ग्वालियर में इनकी समाधि है, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर ह्यूरोज लिखता है कि यहां पर वह महिला सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, यहां पर वह महिला सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। कभी एग्जाम में आ जाएगा कि किसने किसके लिए कहा कि यहां पर वह महिला सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूरोज ने कहा लक्ष्मीबाई की समाधि पर ग्वालियर में। और ह्यूरोज वही व्यक्ति है, ब्रिटिश अधिकारी है, जिसने झांसी में विद्रोह का क्या किया, दमन किया। जबकि विद्रोह की शुरुआत किसने की या विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई। ह्यूरोज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सती प्रथा। सती प्रथा आप जानते हैं, सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ कहां से? आपको पता है सती प्रथा क्या थी कि अगर किसी महिला का हस्बैंड उस महिला से पहले एक्सपायर हो जाता है तो उसकी अर्थी के साथ या उसके साथ उस महिला को भी जला दिया जाता था, उसको सती प्रथा कहते थे। तो सती प्रथा का साक्ष्य हमको कहां मिला? आपको पता है कि सती प्रथा 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक
विलियम बेंटिंग। बेंटिंग ने इसको समाप्त करने का काम किया था। राजा राम मोहन राय की भाभी को सती कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय के भाई की डेथ हो गई थी और तब उनकी भाभी को सती कर दिया था। इससे राजा राम मोहन राय इसके विरोध में आ गए थे कि सती प्रथा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसको लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था, उसके प्रयासों से ये सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। ये कह रहा है कि हमको किस अभिलेख में सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, मंदसौर अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, एरन अभिलेख से कि सांची अभिलेख से? बताइए जरा किससे मिलता है, जल्दी बताओ। एरन से, वेरी गुड। एरन कहां पे है? एमपी में है। एरन अभिलेख कहां पे है? मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एरन अभिलेख से। ये लोग बात। अगला प्रश्न देखो, मोती मस्जिद कहां पर स्थित है? फतेहपुर। अच्छा, मोती मस्जिद दो जगह स्थित है, एक औरंगजेब ने बनाई, एक शाहजहां ने बनाई। अभी बताऊंगा मैं। मोती मस्जिद कहां पर स्थित है? फतेहपुर सिकरी एवं आगरा में, आगरा एवं जौनपुर में, दिल्ली एवं आगरा में, या औरंगाबाद एवं आगरा में? जरा बताओ। मोती मस्जिद दो जगह है, एक औरंगजेब ने बनाई, एक शाहजहां ने बनाई। जरा बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही। दिल्ली में औरंगजेब ने बनाई और आगरा में शाहजहां। ठीक है, दिल्ली में किसने बनाई? औरंगजेब ने। मुगल बादशाह हैं ये दोनों, और आगरा में किसने बनाई? शाहजहां। ठीक है, अगर पूछेगा कि दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनाई तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने, और आगरा की मोती मस्जिद किसने बनाई तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ये दोनों मुगल बादशाह हैं, इन्होंने दिल्ली एवं आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखो। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वर्ष एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? कलकत्ता का अधिवेशन था वो, कलकत्ता का अधिवेशन था। आपको मैं बता दूं कि कलकत्ता में सबसे ज्यादा कांग्रेस के अधिवेशन हुए। ठीक है, 11 अधिवेशन, कहीं कहीं पे 10 भी लिखा हो, कहीं कहीं पे 11 भी लिखा हो। 10-11 अधिवेशन हमारे कलकत्ता में हुई, जो कि सर्वाधिक अधिवेशन वाली जगह है कलकत्ता। तो कह रहा है कि पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। वह कलकत्ता का अधिवेशन था। आपने बताना है कि कौन से सन में वो हुआ था, 1917, 1925, 1933 या 1924? जरा बताओ कौन सा अधिवेशन था वो? कलकत्ता का अधिवेशन 1917। वेरी गुड, जिसका आंसर सही, वो ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही है। 1917 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, जहां पर एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेंगे तो सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू बनी थी। सरोजिनी नायडू कब बनी थी? 1925 के अधिवेशन में। 1925 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? कानपुर में हुआ। कहां पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। अब आपको पता है 1924 का अधिवेशन कहां हुआ? बेलग्राम। और बेलग्राम अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की। एक बार गांधी जी ने भी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बेलग्राम अधिवेशन 1924, और 1925 में कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। चलो ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? ये बंगाल विभाजन की घोषणा क्या? 20 जून 1905, 20 मई 1905, 20 जुलाई 1905, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं मैं कि लॉर्ड कर्जन लगभग 1899 के आसपास भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, और इसने हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करने के लिए फूट डालो और राज करो या शासन करो की नीति को अपनाया था। कहते हैं कि इसने धर्म को सबसे बड़ा हथियार बनाया अपना, कि धर्म के आधार पर इनको बांट दीजिए। लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम भाइयों के दिमाग में एक बात डाल दी थी कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं का संगठन है। जो कांग्रेस है वो किसका संगठन है? हिंदूवादी संगठन है। इसलिए ये मुसलमानों का विकास नहीं करेंगे बल्कि हिंदुओं का विकास करेंगे। इसीलिए ये मुसलमानों को इस राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करना चाहता है। कांग्रेस से अगर ये अलग हो जाएंगे तो कांग्रेस संगठन थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा और राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा।
इसलिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, जो वर्तमान का बांग्लादेश है और भारत के 5-6 राज्य हैं, ये मिलकर सारा बंगाल कहलाता था, उस बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे, क्योंकि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी और उन पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को कहा कि हम तुमको रियासतें प्रदान करेंगे, आप अलग हो जाओ, क्योंकि अपनी पार्टी बनाओगे। तब इसने ये जो घोषणा की थी, ये घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 को। इसी घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल के बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक निर्णय लिया गया कि अगर ये सच में करता है बंगाल का विभाजन, तो हम बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, हम बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। इसकी घोषणा भी 7 अगस्त को हुई थी। दोनों की भी घोषणा हुई 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया, और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन चलना भारत में शुरू हो गया। इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा। इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर की कविता संग्रह गीतांजलि का प्रकाशन हुआ, जिसके लिए उन्हें 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दिवस को राखी दिवस या शोक दिवस के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने मनाया। तमाम चीजें इसमें हुई थी। तो ये घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को, जबकि विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905। ठीक। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के द्वारा नटाल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नटाल कांग्रेस की बात कर रहा है ये। नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में की थी। कहाँ की थी? साउथ अफ्रीका में। 1892 में, 1894 में, 1898 में या 1905? बताओ जरा। नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहा की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1894। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1894। ठीक है। नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 1894 में की। अगला प्रश्न देखो जरा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था कि जांच हेतु बनाई गई तहकीकात कमेटी। आपको बता दूं मैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की कमेटी की जांच के लिए एक अंग्रेजों ने भी 6 महीने बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद, एक हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसका नाम था हंटर कमेटी, जिसमें टोटल 8 लोग थे, जिनमें से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। भारतीय सदस्यों में कौन कौन थे भाई? पंडित जगत नारायण, चमनलाल सतीलवाड़ और साहबजादा सुल्तान। ये 3 लोग भारत के थे और 5 लोग अंग्रेज थे। क्योंकि बहुमत अंग्रेजों का था, इसलिए हंटर कमेटी ने लॉर्ड कर्जन को क्या नहीं माना? दोषी नहीं माना। उसके बाद हमने बनाई थी अपनी एक तहकीकात कमेटी। तहकीकात का मतलब ये होता है जांच कमेटी। उसके अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। भले गांधी जी और जिन्ना जैसे लोग भी इसके, गांधी जी और जिन्ना भी इसके क्या थे? मोहम्मद अली जिन्ना भी इसके क्या थे? इस तहकीकात कमेटी के सदस्य थे। हमने पूर्ण तरीके से जनरल ओ डायर को दोषी माना था, लेकिन जनरल ओ डायर, हमारी जो रिपोर्ट थी, अंग्रेजों ने इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जनरल ओ डायर को उसके पद से हटा दिया गया। ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसकी हत्या उधम सिंह ने 1940 में लंदन में की थी। बाद में उधम सिंह को भी फांसी हो गई थी। और ये ओ डायर था पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, जबकि गोली चलाने का काम एन डायर या कहीं कहीं पे पी डायर भी लिखा हो, उसको एन डायर ने किया था, जो मुख्य सेनापति था। तो दोनों डायर हैं। मुख्य सेनापति की हत्या किसी ने नहीं की, वो अपने आप लकवा से मर गए थे 1925-26 के आसपास। जबकि जो ओ डायर था पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसकी हत्या की थी किसने? उधम सिंह ने 1940 में। ठीक है, जिसने ये ऑर्डर दिया था कि गोली चला दो। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंग्रेजों द्वारा दलितों को पृथक निर्वाचन हेतु मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किस वर्ष की गई? जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया, और डॉक्टर अंबेडकर का मेन मकसद या
डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जिस प्रकार से माले मिंटो सुधार अधिनियम में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की गई है, उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए भी सीटें आरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग शेष हिंदू समुदाय से अलग हैं। जबकि गांधी जी का कहना था कि नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। गांधी जी इस समय जेल में थे। जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच बहस हो गई थी, जिसको लेकर गांधी जी वापस आ गए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करने में कोई उतना जोश नहीं दिखा, क्योंकि उससे पहले भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी हो गई थी। तो लोगों का कहना था कि गांधी जी ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को बचाने का प्रयास नहीं किया, तो लोकप्रियता में कमी आ गई थी। तो गांधी जी को पूना की यरबदा जेल में बंद कर दिया था। उसके बाद मैकडोनाल्ड जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर जो पहले सीटें आरक्षित थी, ऐसे ही दलितों के लिए एक पंचायत लाए थे कि दलितों के लिए भी आरक्षित होनी चाहिए सीटें। ये कब आया था? 1930 में, 1932 में, 1934 में या 1935 में? तो इसका सही जवाब होगा कि ये कब आया था? 1932 में। इस समय जैसे ही आया, गांधी जी जेल में थे, पूना की यरबदा जेल में, पूना की यरबदा जेल में, और यहीं पर गांधी जी ने अनशन किया था। क्या किया था? इसके विरोध में क्या किया था? अनशन किया था, और जो कि भारत में गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। और फिर जाके अंबेडकर और गांधी जी को समझाया गया। फिर इन दोनों के बीच एक पैक्ट हुआ, जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट, जिसमें कहा गया कि सांप्रदायिक आधार पर सीटें तो नहीं होंगी जैसे मुसलमानों के लिए है, लेकिन केंद्रीय विधान परिषदों में अनुसूचित जाति के लोगों की सीटों को बढ़ा दिया जाए। ये था पूना पैक्ट। ये कब आया था? 1932 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो जरा। दहसाला बंदोबस्त। दहसाला बंदोबस्त का मतलब होता है कि 10 साल तक भूमि की नाप छाप करके कर वसूलना। ठीक है ना, वसूलना। और ये किसके समय शुरू हुई थी? अकबर के समय। लगभग 1580 के आसपास की बात है, ये अकबर के समय शुरू हुई थी। और दहसाला बंदोबस्त का जनक कौन है? टोडरमल। क्लियर हुई बात? तो इसका बताओ जरा, मतलब किस शासक से है ये संबंध इसका? बाबर से, मोहम्मद बिन तुगलक से, अलाउद्दीन खिलजी से, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ऑप्शन में अकबर कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर है अकबर। क्लियर? और अगर पूछेगा कि दहसाला बंदोबस्त का जो जनक है उसको किसे माना जाता है, तो टोडरमल उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, ये समझ लीजिए, अकबर के कार्यकाल में। और फिर इसने ये 1580 के आसपास अकबर के कार्यकाल में दहसाला पद्धति को लागू किया था कि 10 सालों तक भूमि की नाप छाप करके राज्य कर वसूलना, लगान नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में दास प्रथा उन्मूलन किस गवर्नर के समय हुआ था? दास प्रथा, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एलिनबरो, डलहौजी या रिपन? आपको पता है कि दास 1833 का जो अधिनियम आया था, उसमें दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, जबकि 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। और उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल एलिनबरो। कौन थे? एलिनबरो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एलिनबरो के समय में 1833 में इसको क्या कर दिया गया था? क्या कर दिया गया था? गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, जबकि लॉर्ड एलिनबरो के समय 1843 में इसको जड़ से समाप्त कर दिया गया था, दास प्रथा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हसन निजामी व फक ये मुदबिर किसके दरबारी कवि थे? ये दो किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के, अलाउद्दीन खिलजी के, बलबन के, या मोहम्मद बिन तुगलक के? तो ये बहुत रेयर प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में आ रखा था एक बार, इसलिए मैंने इसको डाला है। आप बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि। किसके थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि। ठीक है, चलो। गुलाम वंश का संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को मानते हैं, है ना। चलो, दीवान ये अमीर को ही कृषि विभाग होता था। दीवान ये अमीर को ही कौन सा विभाग होता था? कृषि विभाग। ठीक है, कृषि विभाग।
नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या इनमें से कोई नहीं? कृषि विभाग था ये, दीवान या अमीर को ही? बताओ जरा, किसने की थी? दीवान या अमीर को ही कृषि विभाग था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन भारत का सबसे पढ़ा लिखा बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक, पागल बादशाह, रक्त पिपासु, इन सब नामों से इनको जाना जाता है। ये मध्यकालीन भारत के सबसे पढ़े लिखे बादशाह है। हर काम में ज्यादा दिमाग लगाया, इसलिए इनके 4 जो प्रमुख काम थे वो धराशायी हो गए थे या असफल हो गए थे। इसलिए इनको क्या कर दिया गया? पागल बादशाह की उपाधि दे दी गई। और जब ये मरे तो बंदा यूं लिखते हैं कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1947 में जो कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन 1947 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की विशेष अधिवेशन हुआ जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। 1947 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की? पूरा प्रश्न है, उसकी अध्यक्षता किसने की? जेबी कृपलानी ने किया, राजेंद्र प्रसाद ने किया, अबुल कलाम आजाद ने किया, कि मदन मोहन मालवीय ने किया? ये लास्ट अधिवेशन था, 56वें नंबर का समझ लीजिए। 56-57 अधिवेशन हुए थे, तो वो लास्ट अधिवेशन था। किसने की थी उसकी अध्यक्षता? बताइए जरा। आसान प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे, बिल्कुल सही। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, शारदा एक्ट। आपको पता है कि शारदा जो एक्ट है वो बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है। लॉर्ड शारदा एक्ट किस गवर्नर जनरल, शारदा एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? आपको पता है कि बाल विवाह से संबंधित है, और लगभग ये 1929 में आया था। इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेलिंगटन या हॉर्डिंग सेकेंड? बताओ जरा। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन, बाल विवाह से संबंधित थी। इसमें लड़कियों के शादी की उम्र कितनी कर दी गई? 14, और लड़कों की कितनी कर दी गई? 18। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। 1929 के आसपास की कहानी है ये। शारदा एक्ट में लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष कर दी और लड़कों की 18 वर्ष कर दी। ये बाल विवाह से संबंधित था। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस संधि में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया? देखो, अमृतसर की संधि, आगरा की संधि, इलाहाबाद की संधि या सूरत की संधि? तो आपको पता होगा कि जैसे ही बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बड़े राजाओं को हराया, जिसमें सुजाउद्दौला था अवध का नवाब, मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, और मीर कासिम था। मीर कासिम के पास कोई साम्राज्य नहीं था, मीर कासिम युद्ध छोड़ के भाग गया था। इन दोनों को कंपनी ने गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों के साथ 2 संधियां हुई। जो संधि हुई इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, पहली संधि हुई शाह आलम द्वितीय के साथ, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी संधि हुई अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई, और फिर मुगल सम्राट का पद रहने, वो बंगाल में नवाब का पद रहने दिया और इन्हीं के माध्यम से शासन चलाया, जिसको द्वैत शासन कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाए? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद में 2 संधियां हुई। पहली संधि किसके साथ हुई? पहली संधि हुई शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, और दूसरी संधि किसके साथ हुई? अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ। क्वेश्चन नंबर लास्ट सेकंड है ये आज के लिए। टोपरा तथा मेरठ में जो 2 अशोक स्तंभ हैं उनको दिल्ली कौन लाया था? कई बार प्रश्न आया है एग्जाम में ये। टोपरा से और मेरठ से 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली कौन लेकर आया था? इल्तुतमिश लाया था, फिरोज शाह तुगलक लाया था, अलाउद्दीन खिलजी लाया था, कि मोहम्मद बिन तुगलक लाया था? बताओ जरा, कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही। जिनका सही आंसर या जिनका ऑप्शन बी सही है उसका सही है ये आंसर। ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक लाया था। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाया था। चलो आज के लिए लास्ट प्रश्न है। आज के लिए लास्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय उसके महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का श्रेय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार किसके मस्तिष्क में पहले आया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 3 प्रश्न लगे। तो एओ ह्यूम इसका सही आंसर है। महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे। और अगर एग्जाम में आएगा कि किसके मस्तिष्क में पहले आया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना का विचार किसके मस्तिष्क में पहले आया? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? एओ ह्यूम। और तीसरा प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और ये पूछ रहा है कि कांग्रेस के गठन के समय उसके महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर भी होगा एओ ह्यूम। आज की जो श्रृंखला है यानी हमारी, हम उसको यहीं पे विराम देते हैं। आप बने रहिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। शिखर परिवार आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, विभिन्न तरीकों से ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है और हमेशा आगे भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।